खंड 1 अध्याय 26। झो यून को कुछ देर तक टीवी देखने के बाद बोरियत महसूस हुई। जब वह ऊपर जाने वाली थी तो उसकी माँ ने उसे याद दिलाया कि उसे आज रात नए साल की पूर्व संध्या मनाने के लिए जागना है। क्या तुम्हें अभी भी नए साल की पूर्व संध्या मनाने के लिए जागना है? झो यून का ऐसा करने का दिल नहीं था, इसलिए उसने बहाना बनाया, मुझे नींद आ रही है। बकवास। माँ ने उसकी ओर देखा, कितने बजे सो रही हो? वैसे तो बेकार की कहानियां पढ़ने से तुम पूरी रात जागती रहती हो। चू वैन सोफे पर घबराकर बैठ गया, मानो कीलों के बिस्तर पर बैठा हो। 11:30 बजे तक माँ को नींद आ गई। पिताजी ने माँ को धक्का दिया और उन्हें जल्दी सोने के लिए कहा। उसकी माँ जम्हाई लेते हुए ऊपर चली गई और झो यून को याद दिलाना नहीं भूली, नए साल की पूर्व संध्या मनाने के लिए तुम्हें जागना होगा। 12 बजे तुम्हें प्रार्थना करने के लिए मंदिर के कमरे में जाना होगा। झो यून 12 बजे तक चुपचाप बैठी रही। आखिरी कुछ सेकंड में जब कलाकार टीवी पर उल्टी गिनती करने के लिए लाइन में खड़े हुए तो चू वैन भी खड़ी हो गई। उसके परिवार की वेदी तीसरी मंजिल के उत्तर की ओर एक भंडारण कक्ष से परिवर्तित की गई थी। क्योंकि उसकी दादी बुद्ध में विश्वास करती थी, कभी-कभी उसकी माँ भी विश्वास करती थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, वहां उदासी छा गई और चंदन की खुशबू आ रही थी। चू वान गद्दे पर घुटनों के बल बैठ गया और घड़ी की तरफ देखा। ठीक 12 बजे थे। अपनी माँ के अनुरोध पर उसने प्रार्थना करने की तैयारी करते हुए बुद्ध की मूर्ति के सामने 3 बार प्रणाम किया। जैसे ही उसने प्रणाम किया, उसके गले में लटका क्रॉस हार नीचे गिर गया और झो यून दंग रह गया। वह लगभग भूल ही गई थी। वास्तव में वह अक्सर भूल जाती थी कि उसने यह हार पहना हुआ है। हार बहुत पुराना था, डिजाइन अनोखा या नया नहीं था। यह सस्ती धातु से बना था, बाहर की तरफ की प्लेटिंग उखड़ गई थी। चू वैन को अब इस हार के मालिक की याद नहीं आ रही थी। हर बार जब वह इसके बारे में सोचती थी तो उसके दिमाग में केवल एक धुंधली आकृति दिखाई देती थी। लड़की को मोर की तरह गर्व हुआ। उसने हार को वापस अपने कॉलर में डाल लिया। फिर उसे एहसास हुआ कि वह प्रार्थना करना भूल गई थी। रहने भी दो। 12 बजे का समय था जब आतिशबाजी अपने चरम पर थी। झो यूं मंदिर के कमरे से बाहर निकली और नीचे 2 बार आवाज लगाई। बेडरूम से उसके पिता की आवाज आई, माँ और पिताजी पहले सो जाए। तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए, झो यूं ने जवाब दिया। हाँ, आखिरकार अंधेरे का पर्दा उठ गया। चू वैन अपने कमरे में लौट आया, दरवाजा बंद कर लिया। खिड़की के बाहर पटाखे फूटने लगे, आसमान चिंगारियों से भर गया। वह कुछ देर तक बिस्तर पर हतप्रभ सी लेटी रही, फिर बाथरूम में चली गई। जब तक वह नहाकर, बाल सुखाकर, सब कुछ ठीक करके बाहर आई, तब तक सुबह के 1 बज चुके थे। उसने लापरवाही से अपना तौलिया फर्श पर फेंका और नंगे पैर अलमारी की ओर चल पड़ी। उसने अंदर खोज की और आखिरकार नई खरीदी गई शुद्ध सफेद पोशाक निकाल ली। कपड़े बदलने के बाद चू वैन ने आईने में देखा, धीरे से अपने चेहरे पर पाउडर की एक परत लगाई और हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई। उसने शीशे में खुद को देखकर पलकें झपकाईं, फिर बिस्तर पर लौट आई और चुपचाप इंतजार करने लगी। इस दुनिया में इंतजार करना सबसे अप्रिय चीज है। खिड़की के बाहर स्पष्ट रूप से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, लेकिन वह अपने दिल की धड़कन को भी धीरे-धीरे सुन पा रही थी। उसकी उंगलियां आपस में कसकर उलझी हुई थी और वह पसीने से तर थी। बहुत उत्तेजक। उसने अपने होंठ भींच लिए, यह बहुत उत्तेजक था। सेकंड दर सेकंड समय बीतता गया, बाहर की आवाजें धीरे-धीरे कम होती गईं। कभी-कभी दूर से एक जोरदार धमाका होता,
जो सबको याद दिलाता कि यह एक खास रात है और यह अभी खत्म नहीं हुई है। 2 बजे झो यूं खड़ा हुआ, अपना बैग उठाया और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। उसके पैर फर्श पर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई भूत चल रहा हो। घर में बहुत शांति थी। उसके माता पिता दोनों गहरी नींद में थे। पटाखों की आवाज से उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह नीचे गई, अलमारी से अपनी ऊंची एड़ी के जूते निकाले, लेकिन उन्हें तुरंत नहीं पहना। वह चुपके से दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी और बाहर चली गई। मेरे पैर ठंडे पत्थर की सीढ़ियों पर पड़े, इतने ठंडे कि मेरा रोम रोम सिकुड़ गया। उसने कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की। 2 मिनट तक दरवाजे पर खड़ी रही, यह पुष्टि करने के बाद कि दोनों माता पिता गहरी नींद में सो रहे हैं। झो यूं ने हिम्मत करके अपने जूते पहने और जाने के लिए मुड़ी। सफेद चांदनी का सामना करते हुए उसने एक गहरी सांस ली, सीढ़ियों से नीचे कूद गई और सड़क पर चली गई। सड़क पर अब कोई नहीं था, लेकिन बहुत सारे फेंके हुए पटाखे थे। उन पर पैर रखना बेहद नरम था, जैसे बर्फ। झो यूं ने इस देर सर्दियों की रात में जो ड्रेस पहनी थी, वह थोड़ी ठंडी थी। उसका बैग एक पतले कोट की तरह था, लेकिन उसे इसे बदलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। इस पल में वह ली शुन के मूड को महसूस कर सकती थी जिस दिन वह गैलरी में गया था। उस दिन के बारे में सोचते ही चू वैन के पैर अनजाने में ही तेज चलने लगे। तेज और तेज, जब तक दौड़ न जाए। उसके बाल और स्कर्ट हवा में लहरा रहे थे और उसके दिल में उत्साह उमड़ रहा था। घड़ी में आधी रात हो चुकी थी और वह अंधेरी रात के समुद्र में बह रही एकमात्र नाव थी। लैप हुआ स्ट्रीट चू वैन के घर से सिर्फ 2 स्ट्रीट दूर थी और वहां कई होटल, छोटे रेस्टोरेंट और अनगिनत 24 घंटे खुले रहने वाले किफायती स्टोर थे। चू वैन जानती थी कि लैप हुआ होटल कहाँ है, इसलिए वह सीधे वहां भागी। लॉबी में लोगों का एक समूह एक साथ ताश खेलने के लिए एकत्रित किया गया था और उन्होंने देखा कि उज्ज्वल पीले रंग के बाल हैं। विजय अभिव्यक्ति एक खाली अभिव्यक्ति में बदल गई, उसे सिर से पैर तक आश्चर्य में देखकर, और अंत में भावनाओं के 2 शब्दों को बहुत नरम रूप से बोया गया, लानत। ली एक्सन की उपस्थिति उसके सिर को झुकाने के लिए, उसके मुंह में एक सिगरेट पकड़े हुए और एक कार्ड की स्थिति में एक हाथ पकड़कर वास्तव में काफी मजाकिया हो गया था। ली एक्स्यूएन ने कार्ड को अपने हाथ में फेंक दिया। क्षमा करें, मैं अब नहीं खेलूंगा। भालू यहाँ है। उसने अपनी सारी जीत बीच में रख दी। यह ज्यादा नहीं है, हर कोई इसे सिगरेट खरीदने के लिए ले जा सकता है। उसने मेज पर सबसे ज्यादा जीता। अब उसने पैसे वापस कर दिए। सभी ने तुरंत उसे नए साल की शुभकामनाएं दी। फिर से कार्डों को फेरबदल करते हुए उन्होंने अपने पीछे देखने का अवसर लिया। सभी ने एक उपहासपूर्ण नजर डाली। कुछ ने ली शुन को आंख भी मारी। तुम अभी भी क्यों टाल रहे हो? जल्दी करो और ऊपर जाओ। ली शुन हंसते हुए खड़ा हो गया, गर्व से झो यून के सामने चल रहा था। झो यून को अचानक एक बुरा विचार आया। वह चला गया और फुसफुसाया, अगर मैं अभी वापस चला गया तो क्या तुम अपना चेहरा खो दोगे? हाँ, उसने अपना सिर नीचे किया, मुस्कुराते हुए। महाराज जाना चाहते हैं? झो यून ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मैं संतुष्ट हूँ। झो यून ने अपनी भौहें उठाईं। ली शुन ने पूछा, क्या तुम अभी भी जा रही हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो रुको। ली शुन ने नीचे झुककर उसके कान में चिढ़ाते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा के लिए। झो यून ने अपनी हंसी रोकी और ली शुन के साथ ऊपर चली गई। वे अभी सीढ़ियों के आधे रास्ते पर ही पहुंचे थे कि उन्होंने लोगों को नीचे से बातें करते हुए सुना। उसका चेहरा थोड़ा गर्म था। नया साल मुबारक हो। लैप हुआ होटल अपेक्षाकृत छोटा है, गलियारे संकीर्ण हैं, मुख्य रूप से एकल कमरे हैं।
लाई तुआन ने दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाली। चू वान पीछे खड़ा होकर चुपचाप इंतजार करने लगा। उसने उस पर एक नजर डाली। संकरे दालान में मंद रोशनी में वह बहुत लंबा लग रहा था, मानो वह लगभग दरवाजे के फ्रेम जितना लंबा हो। दरवाजा खुला। ली शुन झुक गया, अपना सिर घुमाया और झोयू से कहा, कृपया अंदर आए। राजकुमारी। झोयू कमरे में चला गया, चारों ओर नजर घुमाई। यह बहुत गंदा है, उसने मुस्कुराया, चाबी मेज पर फेंक दी। मैं पहले अपना चेहरा धोने जा रहा हूँ। ली शुन आज बहुत उदार लग रहा था। चू वैन ने कमरे में बैठने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश की। यह कमरा वाकई बहुत गंदा था। वह आज ही आया था। यह कल्पना करना कठिन था कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक दिन में कमरे को इतना गंदा कर सकता है। वह सूटकेस नहीं लाया था। कोने में रखा काला स्पोर्ट्स बैग आधा खुला था, अंदर रखे कपड़े सारे उधेड़े हुए थे। ली शुन बाथरूम से बाहर आया। तुम वहां क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। तुम मुझे कहाँ बैठाना चाहते हो? ली शुन ने अपने हाथ पोंछे और इधर उधर देखा, आखिरकार अपनी ठुड्डी को एक तरफ हिलाया। वहां बिस्तर, दीवार के सामने एक सिंगल बेड है। इसे बंद करो। चू वान कपड़ों के ढेर के नीचे दबी कुर्सी को निकालने के लिए गया और ली तुआन के बैठने के लिए बिस्तर छोड़ गया। कुर्सी काफी ऊंची थी। चू वैन आसपास का नजारा देखकर बहुत खुश हुआ। आपका कमरा बहुत गंदा है, उसने फिर कहा। हाँ, सुअर के बाड़े की तरह। हाँ, उसने बिना किसी सम्मान के आलोचना की, लेकिन इसके बजाय उससे केवल उदासीन सहमति प्राप्त की। यह लहजा बिल्कुल सही नहीं था। आज आप अजीब तरह से सौम्य हैं। चाहे वह झो यून के आकलन से सहमत हो या नहीं, ली शुन का उसके साथ बहस करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वह उसकी हर बात से सहमत था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो? उसने जम्हाई ली और सिगरेट का पैकेट उठाया। चू वैन कुछ सोच रही थी। तभी ली तुआन ने अपनी सिगरेट को अपने हाथ के पीछे 2 बार थपथपाया और ऊपर देखा। खड़े हो जाओ। क्या? खड़े हो जाओ ताकि मैं देख सकूं। चू वैन को पहले से ही मोटे तौर पर पता था कि वह क्या करना चाहता है। वह धीरे से खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह पहली बार था जब उसने उस पर इस तरह से नजर डाली थी। उसने सिगरेट जलाई और मंद रोशनी में उसे ध्यान से देखने लगा। चू वैन ने सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन खिड़की से बाहर देखा, जो वह सड़क थी जिससे वह पहले यहाँ आई थी। वह सड़क पर गिरे पेड़ों को देख रही थी। उसका मन भटक रहा था। क्या तुम्हें यह ड्रेस पसंद है? तुम्हें यह पसंद आया होगा, अन्यथा तुम उसे खड़े होने के लिए क्यों कहते? उसे अपनी माँ की सुंदर सौंदर्यपूर्ण आंखों का शुक्रिया अदा करना पड़ा। अपना पेट अंदर खींचना बंद करो। तुम्हारे पेट पर ज्यादा चर्बी नहीं है। चू वैन अवाक रह गई। क्या आप कृपया इस सुंदर दृश्य को खराब नहीं कर सकते? मैं जानता था कि तुम इतने विनम्र नहीं हो सकते और उसे तुम्हारा फायदा उठाने नहीं दे सकते। चू वैन निराश हो गया और तुम पर क्रोधित नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। परिणामस्वरूप उस समय उसने संयोग से ली तुआन को अपना सिर झुकाते हुए देखा। वह अपनी मुस्कान छिपाने के लिए अपना सिर झुका रहा था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से छिपा नहीं सका। उसके मुंह के कोनों में अभी भी एक कोमल भाव था। धुंधले धुएं में यह किसी की आत्मा को कांपने जैसा था। चू वैन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया, इस उम्मीद में कि उसे बात करने के लिए कुछ मिल जाए। उसने अचानक कंप्यूटर के बगल में रखा एक प्लास्टिक का कटोरा देखा। चौंक कर बोली, तुमने इसे रात के खाने में खाया? हाँ। तुमने टेट के लिए मसालेदार नूडल्स खाए? क्या यह ठीक नहीं है? तुम
इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसका सेल फोन वाइब्रेट हुआ, जिससे झो यूं उछल पड़ा। उसने उसे देखने के लिए बाहर निकाला। बाहर जाने से पहले उसे डर था कि वह देर से आएगी, इसलिए उसने टाइमर को हर आधे घंटे पर बजने के लिए सेट कर दिया। अब यह दूसरी बार बज चुका था। मुझे कितने बजे घर आना है? ली तुआन ने शांति से पूछा। चू वान ने अपना सिर उठाया। 4:30 बजे से पहले ठीक है। 3 बज चुके थे, ज्यादा समय नहीं बचा था। आज की रात वाकई बहुत जल्दी बीत गई। चू वैन अभी भी सोच रहा था, तभी एक चीज जो कागज के टुकड़े जैसी दिख रही थी, उड़कर उसके ऊपर आई। उसने सहजता से उसे पकड़ लिया। यह क्या है? लीक सुन ने अपने जूते उतारे, बिस्तर पर लेट गया, दीवार से टिक गया और जम्हाई लेते हुए बोला, एक श्रद्धांजलि, लाल लिफाफा, बहुत पतला। चू वान ने उसे छुआ और घोर तिरस्कार दिखाया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे खुश करोगे? ली तुआन ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। चू वैन ने अपनी छोटी उंगली उठाई और लाल लिफाफा खोला। उसमें से कुछ निकला। वह एक कार्ड था। ओह! अब से यह वेतन कार्ड है। ली शुन ने हाथ बढ़ाया। झो यून ने एशट्रे मेज पर रख दी। उसने अपनी सिगरेट बुझाना समाप्त किया और कहा, मैंने लैम क्वान परियोजना के पैसे का कुछ हिस्सा वहां जमा किया है। झो यून, पासवर्ड क्या है? 68। यह सामान्य ज्ञान से परे है। झो यून ने कार्ड रख दिया, कुर्सी को पास खींच लिया और ली शुन से कहा, मुझे लैन गुआन की अपनी यात्रा के बारे में बताओ। तुमने उन्हें क्या बताया? क्या उन्हें हमारा ऐप पसंद आया? ली शुन ने तिरस्कार से देखा। तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो और अभी भी सोने से पहले परियों की कहानियां सुनती हो। उसने बिस्तर के किनारे पर लात मारी। ली शुन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। इस तरह के समय में कहानियां सुनाना वास्तव में मेरी शैली नहीं है। झो यून ने उसे चुपचाप देखा। 3 सेकंड तक एक दूसरे को देखने के बाद लाई तुआन ने धीरे से आह भरी। ठीक है। उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था, उसे याद करना शुरू किया। चू वान ने पाया कि उसे उसकी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसकी मधुर आवाज के अलावा, यह उसके सौम्य लेकिन बेहद दृढ़ स्वर के कारण भी था जो उसके अनुपस्थित मन के समय सामने आता था। चू वान ने पूछा, क्या तुम वहां पहुंचकर डर गए थे? ली शुन, तुम्हें क्यों डरना चाहिए? तुम अकेले। ली शुन ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा। मैंने पहले ही सब कुछ गणना कर लिया है। तुम्हारा क्या मतलब है? 10 साल हो गए जब मैंने पहली बार किसी के घर पर प्रोग्रामिंग की किताब देखी थी। ली शुन ने उदासीनता से कहा, मैंने 10 साल तक कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। मैं बिना किसी कारण के एक खाद्य कारखाने के एक तुच्छ आवेदन से कैसे डर सकता हूँ? बोलने के बाद उसने झो यू को चिढ़ाते हुए देखा। ऐसा नहीं है कि कोई राजकुमारी परीक्षा कक्ष में सांस लेने में कठिनाई होने तक डर गई थी। झो यू अवाक रह गया। क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? झो यून ने ली शुन से फिर से विवरण मांगा। ली शुन बार बार लैम क्वान के वरिष्ठ नेताओं को नीचा दिखाते रहे। उसे यह मजेदार लगा। वह एक पल के लिए रुका और झो यून ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं। ली शुन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और तकिए पर झुककर बिना सोचे समझे कहा, मैंने कुई जियांगजुन से रिश्ता तोड़ लिया है। कौन? कुई जियांगजुन? झो यू को अभी भी समझ नहीं आया। वह कौन है? ली शुन का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, जूलियट। तो उसका नाम कुई जियांगजुन है। तुम्हारी सभी गर्लफ्रेंड के नाम इतने खूबसूरत क्यों हैं? झो यून ने सिर हिलाया। ली शुन ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? झो यून ने कहा, तुम उदास नहीं लग रहे हो। मुझे तुम्हें सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। ली शुन ने व्यंग्य किया। अपने होंठ चाटे। उसकी नींद ने उसकी आंखों को और भी सार्थक बना दिया।
चू वान ने जब उसे इस तरह देखा तो उसे अपनी नजरें दूसरी ओर करनी पड़ी। लेकिन मुंह फेरना बेकार था, उसका चेहरा अभी भी जल रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं एक पल के लिए बाथरूम जाऊंगी। उसने बाथरूम के शीशे में खुद को देखा, ध्यान से अपने माथे से बालों के ढीले धागों को हटाया, फिर अपने हाथों को ठंडे पानी से धोया और उन्हें सुखाया, अपने चेहरे को ठंडा करने के लिए थपथपाया। रात वाकई मनमोहक थी। झो यून को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक बाथरूम में रही। जब वह बाहर आई तो उसने पाया कि ली शुन पहले ही सो चुकी थी। वह चुपचाप यह देखने के लिए उसके पास गई कि क्या वह सोने का नाटक कर रहा है। फिर पता चला कि वह सोने का नाटक नहीं कर रहा था। उसने कोशिश की, अपना चेहरा धोया, सिगरेट पी, लेकिन फिर भी वह थकान से नहीं लड़ पाया। चू वान उसके सामने बैठा था, बिना किसी रोक टोक के उसे देख रहा था। उसका चेहरा पतला था, जिसकी दोहरी पलकें थीं। जागते समय वह तेज दिखता था, लेकिन सोते समय ही वह कोमल दिखता था। ली तुआन का हाथ बिस्तर के पास रखा था, लंबा और सुंदर। चू वैन ने अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई और उसे अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच फंसाने का इरादा किया, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह सही कोण नहीं ढूंढ सका। ली शुन ने कदम बढ़ाया और झो यून ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। सेल फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। झो यून ने ली शुन को देखकर मुस्कुराया, जो अभी भी गहरी नींद में डूबा हुआ था। वैसे भी अभी भी बहुत समय था। खंड 1 अध्याय 27। दस्तक, दस्तक, दस्तक। दरवाजे पर दस्तक बहुत देर तक बजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चू यू की माँ ने बाहर से आवाज लगाई, चू यू, जल्दी उठो। चू यू। लगातार कई बार पुकारने के बाद भी कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। माँ ने दरवाजा खोला, बिस्तर पर गई और कंबल खींच लिया। जल्दी उठो, 11 बज चुके हैं, लगभग लंच का समय हो गया है। अंत में एक सिर धीरे धीरे कंबल से बाहर निकला। चू यू इतना थक गया था कि वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। माँ ने उसकी कमर पर चुटकी ली, तुम इतनी गहरी नींद में क्यों सो रही हो? तुम कल रात बहुत देर तक नहीं सोई। झो यून का सिर जंग खा गया था, वह आगे पीछे हिल रहा था। उसकी आवाज कर्कश थी। माँ, जल्दी करो, हमें अभी भी नया साल मनाने जाना है। झो यून थक गई थी और उसने धीरे धीरे अपना चेहरा धोया। व्यस्त नया साल आखिरकार शुरू हो गया था। पूरे परिवार का कार्यक्रम 1 से 15वीं तारीख तक व्यस्त रहता है। चू वैन ने कपड़े बदले, बड़े और छोटे बैग उठाए और अपने माता पिता के साथ बाहर चली गई। नए साल का पहला दिन मुख्य रूप से रिश्तेदारों से मिलने के लिए होता है। मातृ पक्ष के रिश्तेदार कम होते हैं, ज्यादातर पितृ पक्ष के होते हैं। चू वैन के 4 चाचा हैं, जिनमें से एक विदेश में रहता है और उसके पिता परिवार में तीसरे बच्चे हैं। वार्षिक सभा की सामग्री वही है, लेकिन सौभाग्य से इस वर्ष एक नया विषय है। दूसरे चाचा के बेटे जियो फेंग झो यूं से 1 साल छोटा है और इस साल उसे विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार की परीक्षा लेनी है, लेकिन उसके ग्रेड अभी भी औसत हैं, जो दूसरे चाचा को बेहद उदास करता है। मामूली। स्कूल में नंबर 1 होने के नाते कुछ भी नहीं है। विश्वविद्यालय में भी कोई है जो देश में नंबर 1 है। आंटी ने जियो फेंग को खींच लिया, जल्दी करो और अपनी बहन से सीखो। वह दुखी था और झो यूं से विनती कर रहा था, मेरी अच्छी भतीजी, कृपया उसे सलाह दें। वह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना चाहती है। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा आ रही है, मैं बहुत चिंतित हूँ। जियो फेंग को घसीटा गया और तुरंत खेल जारी रखने के लिए दूसरी जगह बदल दिया गया। चाची इतनी क्रोधित थी कि उनकी आंखें चौड़ी हो गई। इसे देखो। खोंग ले,
चू वैन की माँ की आवाज रसोई से आई, इसलिए चाची उसकी माँ के साथ बात करने चली गई। चू वैन और ट्यू फोंग को एक साथ बैठने के लिए छोड़ दिया। चू वैन ने उसकी ओर देखा। यद्यपि वे चचेरे भाई बहन हैं, चू वान और ट्यू फोंग का रिश्ता करीबी नहीं है। जब वह युवा थे तो ट्यू फोंग को आधे महीने तक तेज बुखार के कारण गंभीर बीमारी हुई, जिससे उनके चाचा का परिवार डरकर मर गया। उसके ठीक होने के बाद वे उसे पीटना या डांटना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वे उसे हर चीज में शामिल करते थे। ट्यू फोंग को खेलना बहुत पसंद था और पढ़ाई करना उसे पसंद नहीं था। कई बार उसकी चाची ने चू वान से उसे पढ़ाने के लिए कहा, लेकिन उसकी माँ ने विनम्रता से मना करने के लिए हर तरह के बहाने बनाए। माँ ने चू वान को कई बार ट्यू फोंग से दूर रहने को कहा था। हर दिन इन चीजों के बारे में चिढ़ाना बहुत परेशान करने वाला है, ट्यू फोंग ने धीरे से बुदबुदाया। चू वान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो तुम्हें किसी बात से कोई आपत्ति नहीं है? ट्यू फोंग ने कंप्यूटर से अपना सिर उठाया, उसकी ओर देखा। खेल रहा हूँ। परीक्षा के बाद मैं खेलना जारी रखूंगा। मैं परीक्षा नहीं देना चाहता। मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम हो। यह तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो। झो यू ने मुस्कुराते हुए उसे थपथपाया। सिर्फ आधा साल बचा है, बस सहन करो। सोब, झो यू ने जियाओ फेंग के साथ चैटिंग का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और अभी अपना सेल फोन निकाला ही था कि उसने उसे धीरे से पूछते हुए सुना, क्या यूनिवर्सिटी जाने का मतलब आज़ादी है? झो यू ने सोचा, तुम्हारा मतलब किस तरह की आज़ादी से है? हमारे शिक्षकों ने कहा था कि यूनिवर्सिटी जाने से हमें आज़ादी मिलेगी। नहीं, यह और भी ज्यादा थकाऊ हो सकता है। जियाओ फेंग ने अपनी गर्दन घुमाई। मेरे पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। मैं बस किसी रैंडम स्कूल में प्रवेश परीक्षा दे दूंगा। झो यू ने अपने सेल फोन की ओर देखा। वहां एक बिना पढ़ा हुआ संदेश था। उसका दिल अचानक धड़कने लगा। उसने संदेश खोला और देखा कि यह ली शुन द्वारा भेजा गया था। मैं स्कूल वापस जा रहा हूँ। वहां पहुंचने पर बाद में मिलते हैं। झो यून ने उत्तर दिया, मुझे पता है। जियो फेंग अभी भी कह रहा था, मुझे पहले कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रही। स्कूल उबाऊ है, विश्वविद्यालय निश्चित रूप से एक जैसा है। यह कहना मुश्किल है। संदेश भेजा गया था। झो यून ने तुरंत इनबॉक्स को हटा दिया। अगर मैं विश्वविद्यालय नहीं जाता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे दिलचस्पी है या नहीं? इसके अलावा वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से कहा, क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे कुछ अजीब चीजों का सामना करना पड़ा, इसलिए मुझे विश्वविद्यालय के लिए और अधिक तत्पर रहना होगा, है ना? जियो फेंग चुप था। आपको और अधिक प्रयास करना चाहिए, चू वैन ने धीरे से कहा, नहीं तो यह आसानी से छूट जाएगा। क्या? ट्यू फोंग मूल रूप से समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही थी। बस एक वाक्य बुदबुदाया और खेल जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। रिश्तेदारों से मिलना अभी भी स्वीकार्य था, लेकिन जब उसके माता पिता के दोस्त मिलते थे तो यह थका देने वाला होता था। हर दिन चू वान अपने होठों पर मुस्कान रखता था जब तक कि उसका चेहरा जम न जाए। सौभाग्य से मैं फिर से वांग युक्सुआन से मिला। तुम बहुत व्यस्त हो, चू। चू यून इतना व्यस्त था कि उसका सिर पसीने से भर गया था। उसने अपनी माँ के निर्देशों का पालन किया और वांग युक्सुआन के लिए एक गिलास पानी डाला। वांग युक्सुआन ने गिलास पकड़ा और चारों ओर देखा। बहुत सारे लोग हैं। वास्तव में बहुत सारे लोग थे। चू यून का घर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक ही समय में आने वाले दर्जनों लोग फिर भी खचाखच भरे रहते। उसने वोंग वुहियन की ओर देखा। आज उसने पश्चिमी सूट और टाई पहनी हुई थी। तुमने इतनी गंभीरता से कपड़े क्यों पहने हैं? तुम डरावने लग रहे हो।
क्या यह दिखावट पर ध्यान देने के बारे में नहीं है? तुम क्यों डरे हुए हो? मैं यह पश्चिमी सूट विदेश से वापस लाया हूँ। वोंग वुहियन 2 कदम दूर खड़ा था। चू वैन को दिखाने के लिए पोज दे रहा था। सुंदर, कितना घिनौना। शायद उसकी अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट थी, इसलिए वोंग वुहियन ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और असंतुष्ट होकर कहा, चलो एक दूसरे को कोई चेहरा न दें, मैं अपनी चाची को बता दूंगा। चू वान ने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, उसने कंधे उचका दिए। उसके हाथ में कमल के पानी की बोतल थी जो उसकी माँ ने मीटिंग के लिए तैयार की थी। यह मीठा और ताज़ा था। उसने एक घूंट लिया और आराम करने के लिए दीवार से टिक गई। वोंग वुहियन उसके बगल में बातें कर रहा था और चू वैन भी सहजता से बातचीत जारी रखे हुए था। ओह, मैं वास्तव में स्कूल वापस जाना चाहता हूँ। क्या जल्दी स्कूल वापस जाने की कोई वजह है? मुझे घर वापस आए हुए काफी समय हो गया है। देश में अब इतने सारे बदलाव हो चुके हैं कि मेरे लिए खुद को ढालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वोंग वुहियन ने आह भरी। चू वान ने यह सुना और अचानक उसका दिमाग चमक उठा। उसने अपना सिर घुमाया और वांग युक्सुआन से पूछा, इस बार तुम कब तक वापस आओगे? क्यों? इस बार छुट्टी लंबी है, तुम 1 महीने से ज्यादा वापस नहीं आओगे। क्या तुम वाकई घरेलू स्कूलों के बारे में उत्सुक हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाने ले जाऊं? वांग युक्सुआन चुप हो गया। झो यून ने जोर देकर कहा, मेरा स्कूल देश के शीर्ष पब्लिक स्कूलों में से एक है, बहुत ही प्रतिनिधि है। क्या हुआ? क्या तुम जाकर देखने में रुचि रखते हो? उसने बोलते हुए अपने हाथों को आपस में रगड़ा, उसे मनाते हुए, जाओ, वहां जाओ और टहलो। वांग युक्सुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम्हें उस साजिश की गंध कैसे आ रही है? बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वांग युक्सुआन ने झो यू को घूर कर देखा और काफी देर बाद उसे समझ में आया। मुझे पता है, तुम्हें क्या पता है? वांग युक्सुआन करीब झुका, नीचे झुका और फुसफुसाया, तुम घर पर नहीं रहना चाहते, है न? मुझे पता है, ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हारी माँ थोड़ी डरावनी है। जब से मैं छोटा था, मैं तुम्हारी माँ से डरता रहा हूँ। वह हमेशा मुझे यह एहसास दिलाती थी कि अगर मैं एक बुरा छात्र होता, तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने के लायक नहीं होता। बोलने के बाद वांग युक्सुआन ने अपनी पीठ सीधी की और अपने हाथ में पानी का प्याला हिलाया। सौभाग्य से मेरे भाई जियान ने हार नहीं मानी, उसने आज जहां है वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। झो यू ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। वांग युक्सुआन ने झो यू के कंधे को थपथपाया। यह मुझ पर छोड़ दो, तुम कब जाने की योजना बना रहे हो? बातचीत बहुत सहजता से हुई। जैसा कि वांग युक्सुआन ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बहुत प्रतिस्पर्धा की थी, इसलिए वह आज जहां है वहां पहुंचा। चू वैन ने जिद्दी होने का नाटक किया और वह वोंग वुहियन को उसकी माँ के सामने स्कूल नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए उसे उसकी माँ ने डांटा। तुम्हारे भाई के लिए देश वापस आना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे 1 दिन के लिए स्कूल घुमाने में क्या बुराई है? माँ ने चिंतित होकर कहा, लेकिन अभी तो छुट्टियां बाकी हैं, स्कूल अभी शुरू नहीं हुआ है, कई जगहें हैं जहां हम नहीं जा सकते। तुम अपने चाचा से क्यों नहीं कहते कि वे तुम्हारे लिए स्कूल से संपर्क करें? नहीं, चाची, वांग युक्सुआन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, इतना ध्यान आकर्षित मत करो, मैं बस टहलने जा रहा हूँ। हम 15 तारीख के बाद निकलेंगे। तब तक काम कम हो जाएगा, सभी लोग ज्यादा आराम से रहेंगे। झो यू ने हिसाब लगाया, वह आधे महीने पहले स्कूल लौट सकती है, यह बहुत अच्छा होगा। सब कुछ तय होने के बाद वांग युक्सुआन ने झो यू से भुगतान मांगना शुरू कर दिया। चूंकि वे अभी तक नहीं गए थे, इसलिए झो यू ने उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने सब कुछ मान लिया।
तुम सारा दिन कंप्यूटर पर क्या कर रहे हो? समीक्षा कर रहे हो? क्या तुम्हें यह मेजर पसंद है? ठीक ठाक। मैंने तुम्हें पहले कभी किसी चीज पर इतना ध्यान केंद्रित करते नहीं देखा। तुम क्या पीना चाहते हो? कुछ भी ठीक है। कुछ भी परोसना सबसे मुश्किल है। जल्दी से चुनो। झो यून ने एक गहरी सांस ली, कंप्यूटर बंद किया, अपना सिर उठाया और अपने सामने बैठे व्यक्ति से अपने दिल की गहराई से कहा, वांग यूजियान, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। बड़ी मुश्किल से उसे घर से बाहर निकलने और शरण लेने के लिए एक कॉफी शॉप खोजने का मौका मिला। मूल रूप से सोचा कि वह कार्यक्रम लिखने के लिए पूरी दोपहर होगा। अप्रत्याशित रूप से वांग युक्सुअन ने बिना रुके एक गौरैया की तरह चहकते हुए कहा, इसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ कुछ क्षुद्र एहसान की गणना नहीं करना चाहता। कोई आपत्ति नहीं है। झो यू ने एक गहरी सांस ली। वांग युक्सुआन, आपने कुछ दिनों पहले इतनी बात नहीं की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी अजीब और अपरिचित महसूस कर रहा हूँ। अकेले बैठे, आप मुझे क्यों नहीं दिखाते कि आप क्या कर रहे हैं? झो यू ने छोड़ दिया। उसे देखने के लिए उसे कंप्यूटर सौंपना पड़ा। वोंग वुहियन उत्सुक था। यह क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे हमने लिखा है। ऐसा लगता है कि यह चिकित्सा उपचार के लिए है। आपके विश्वविद्यालय ने भी कई चिकित्सा उपचार वेबसाइटें बनाई हैं। इसे वेबसाइट नहीं माना जाता है। यह सिर्फ एक फंक्शन है। हाँ, हमारे जैसे नए छात्रों के लिए वेबसाइट बनाना अभी भी बहुत मुश्किल है। वह धीरे से मुस्कुराई, कॉफी का कप उठाया। ओह! वोंग वुहियन ने चूहे को उठाया, उसे मानव मॉडल पर आगे पीछे दबाया। यह दिलचस्प है, मैं इसे आपसे मिलवाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, झो यून ने कहा। हमारे टीम लीडर ने कहा, दोस्ताना सॉफ्टवेयर निश्चित रूप से युवा और बूढ़े दोनों द्वारा उपयोग किए जा सकेंगे, और उपयोग में मुश्किल सॉफ्टवेयर स्वाभाविक रूप से समस्याग्रस्त होते हैं। वांग युक्सुआन ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, और झो यून ने फिर से कहा, आप पहले इसे आजमाएं। अगर समझने में कुछ भी मुश्किल है, तो मुझे बताएं। इसे हमारे लिए प्रोग्राम का परीक्षण करने के रूप में मानें। लेकिन आपको शायद कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। अगर आपको यह भी नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, तो मुझे संदेह होगा कि आपने इसे खरीदा है। वांग युक्सुआन गतिहीन रहा, और झो यून हैरान था, क्या गड़बड़ है? वांग युक्सुआन मुस्कुराया, बहन झो, आप वास्तव में पहले से अलग हैं। झो यून ने रुककर कहा, आप पहले कैसी थीं? वांग युक्सुआन ने याद किया, एक आलसी खरगोश की तरह, बस आंटी लियू के आदेश का इंतजार कर रही थी। वह मुझे जो भी करने के लिए कहती, मैं उसे करता, और थोड़ा और नहीं करता। झो यून ने कुछ नहीं कहा। आप कोशिश करना जारी रखें। उत्कृष्ट वित्त छात्र, अंतर्राष्ट्रीय कद के विचारों के साथ आओ। अपनी तरफ देखो, तुम कितने तुच्छ हो। वोंग वुहियन ने उसकी ओर इशारा किया और जीभ चटकाते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चू वान ने मुंह बनाया और दूसरी ओर देखने लगा। कैफे का कांच का दरवाजा बहुत साफ नहीं था। सूरज की रोशनी में कोने पर जमी धूल साफ दिखाई दे रही थी। वोंग वुहियन ने सोफे की पीठ पर झुकते हुए कहा, मिस चू, अब मैं वास्तव में आपके स्कूल का दौरा करना चाहता हूँ। खंड 1 अध्याय 28। सुबह सुबह चू वैन ने अपना सामान पैक किया और उसे कार में रख दिया। क्या तुम्हें वाकई माँ और पिताजी की जरूरत नहीं है? माँ ने फिर से सुझाव दिया, या चलो ड्राइवर को बुलाते हैं कि वह हमें ले जाए। कोई जरूरत नहीं। वांग युक्सुआन ने उसकी छाती थपथपाई और आश्वासन दिया, चाची लियू, चिंता मत करो, मैं कई सालों से गाड़ी चला रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं झो यून को सुरक्षित जगह पहुँचा दूंगा। वांग युक्सुआन ने ट्रंक को फिर से व्यवस्थित किया।
उसकी माँ ने झो यून को एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, सड़क पर सो मत जाना, तुम्हें सड़क पर ध्यान से देखना होगा। आखिरकार विदेशों में यातायात की स्थिति हमारे देश से अलग है। हाँ, यदि आप एक होटल किराए पर लेते हैं तो आप कमरे का भुगतान करेंगे और अपने भाई को कार चलाने देंगे। यदि आप दोनों बाहर जाते हैं तो अपने भाई को भुगतान न करने दें। हाँ, और मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हम जा रहे हैं। झो यून अपनी माँ के हाथ से बच निकला और कार में बैठ गया। जब कार रिहायशी इलाके से बाहर निकली, तभी उसने राहत की सांस ली। वोंग वुहियन ने मुस्कुराते हुए गैस पेडल दबाया और अपनी आवाज ऊंची की, सभी को नमस्ते। अगली फिल्म ड्रीमवर्क की क्लासिक फिल्म इनविजिबल आइलैंड है। चू वान ने उसे घूर कर देखा। वांग युक्सुआन मुस्कुराया और कहा, चलो, मुझे रास्ता दिखाओ। इस रास्ते से सीधे राजमार्ग पर जाओ। पूरे रास्ते वांग युक्सुआन बड़बड़ाता रहा, जिससे झो यू को जम्हाई आने लगी। उसने अपना सिर कार की खिड़की से टिकाया और अपना सेल फोन निकाला। कोई मिस्ड कॉल या अनरीड मैसेज नहीं था। कुछ दिन पहले चू वान ने ली तुआन से कहा था कि वह आज स्कूल वापस आ जाएगी। नए साल की पूर्व संध्या से लेकर अब तक वे नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। कुछ दिनों पहले ली तुआन को एक नया प्रोजेक्ट मिला था, इसलिए वे हाल ही में कम संपर्क में रहे हैं। देर दोपहर में वे दोनों आसानी से स्कूल पहुंच गए। छुट्टी अभी खत्म नहीं हुई थी और स्कूल के मैदान में एक भी व्यक्ति नहीं था। यह पूरी तरह से सुनसान था। चू वान अपना सूटकेस लेकर कार से बाहर निकली। मैं अब स्कूल जा रही हूँ। क्या तुम खुद एक होटल किराए पर ले सकती हो? नहीं, वोंग वुहियन ने उसे घूरते हुए कहा। क्या तुम पुल पार करके तख्ती खींचने की योजना बना रही हो? यह थोड़ा क्रूर लगता है। चलो ऐसा करते हैं, चू वान ने कहा। कल मैं तुम्हें सैर सपाटा कराने के लिए कुछ समय निकालूंगा। आज बहुत देर हो गई है, तुम गाड़ी चलाते चलाते थक गए हो, पहले आराम कर लो। वोंग वुहियन ने चाबी घुमाई। कुछ कहने ही वाला था कि चू वान के पीछे खड़े व्यक्ति को देखकर वह अचानक रुक गया। उसने चू वैन से फुसफुसाकर पूछा, अरे, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? चू वैन ने पलटकर देखा। अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक गोरा लड़का ट्रैक सूट पहने हुए था। उसके हाथ जेब में थे। कलाई में एक प्लास्टिक बैग लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी सैर से लौटा हो। उसने चू वैन और वोंग वुहियन को उदासीनता से देखा। चू वैन ने जल्दी से सोचा कि क्या उसे दोनों पक्षों को एक दूसरे से मिलवाना चाहिए, लेकिन अंत में उसने इसके खिलाफ फैसला किया। शीर्ष छात्र ली की वर्तमान उपस्थिति को देखते हुए शायद उसे वोंग वुहियन को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम पहले ही स्कूल वापस आ गए हो? ली तुआन ने पूछा। हाँ, ली तुआन ने शांति से कहा। चलो चलते हैं। फिर मुड़कर सीधे यार्ड में चला गया। चू वान ने जल्दी से वोंग वुहियन का अभिवादन किया। मैं पहले अंदर जाऊंगा, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। वोंग वुहियन ने कंधे उचकाए। ठीक है, तुम्हें आराम करना चाहिए। वोंग वुहियन कार में बैठ गया और इंजन चालू कर दिया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने देखा कि चू वान तेजी से आगे चल रहे युवक का पीछा कर रहा था। चू वान ने सूटकेस खींचा और ली तुआन के बगल में चल दिया। उसने उसकी तरफ देखा। कोई अभी भी शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। खाली आंगन में इत्मीनान से टहल रहा था। चू वान ने अपना गला साफ किया। वह मामला? उसने उदासीनता से कहा। क्या मामला? आपने अभी जो प्रोजेक्ट स्वीकार किया है, वह क्या है? ऑटो पार्ट्स कंपनी की एकीकृत चालान घोषणा प्रणाली। क्या यह मुश्किल है?
ली तुआन ने उसके सवाल का जवाब दिए बिना सिगरेट जलाई। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मैंने पूछा ही नहीं। अभी वह व्यक्ति कौन था? ली शुन ने अपने मुंह में सिगरेट पकड़ी हुई थी। उसकी आवाज बुदबुदा रही थी। झो यून ने अचानक कहा, मेरा ड्राइवर। ली शुन ने व्यंग्य किया। ओ! छात्रावास में पहुंचकर ली शुन ने तुरंत झो यून को चिढ़ाते हुए कहा, क्या महाराज को आपका सामान ऊपर ले जाने में किसी की मदद की जरूरत है? मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं इसे खुद उठा सकता हूँ। इसमें ज्यादा सामान नहीं है, यह भारी नहीं है। ली जुन ने सिर हिलाया, कहा, जब तुम पैकिंग कर लो तो दफ्तर आ जाना, और चला गया। छुट्टी के आधे समय में छात्रावास की इमारत खुल गई थी। चू वैन अपना सूटकेस आधे रास्ते तक ले गया और पहले से ही हांफ रहा था। उसे पछतावा होने लगा कि उसने पहले ऐसा नाटक क्यों किया था। लेकिन यह आदमी वाकई कुछ खास है। मैं बस थोड़ा विनम्र बन रहा था और उसने मदद करने की भी जहमत नहीं उठाई। नाम डिच और फोंग थू म्यू अभी तक स्कूल नहीं गए हैं। घर जाने से पहले उन्होंने खिड़कियां कसकर बंद नहीं की, इसलिए कमरे में धूल की एक परत जम गई। चू वैन ने अपना सामान पैक करना समाप्त किया और कमरे की सफाई की, फिर प्रयोगशाला भवन की ओर भागी। उसका दफ्तर संभवतः पूरी इमारत में खुला एकमात्र दफ्तर था। जब वह दौड़कर आई तो लीक सुन अपने पैरों को मोड़कर काम कर रहा था। यहाँ आओ, दस्तावेजों और प्रोग्राम की प्रतिलिपि बनाओ। झो यूं थक गई थी और उसका गला सूख रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सीधे कमरे के कोने में चली गई, डिब्बे से मिनरल वाटर की बोतल निकाली और एक ही घूंट में उसका आधा हिस्सा पी गई। ली तुआन ने कंप्यूटर से अपना सिर उठाया, उसे उपहासपूर्ण ढंग से देखा। क्या सिर्फ एक सूटकेस ले जाना इतना थका देने वाला है? कैसी जवान औरत है। चू वान ने उसे अनदेखा कर दिया। ली शुन ने कंप्यूटर नीचे रखा, एक हाथ कुर्सी पर रखा, हाथ आगे बढ़ाया और झो यू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तुम वाकई इतने थके हुए हो? तुम जितने थके नहीं हो। बकवास बंद करो। झो यू ने चुपके से उसे घूरा। जल्दी करो और काम पर लग जाओ, आखिरकार कोई मदद करने वाला है। हालांकि शुरू से ही उसका काम, साथ ही जल्दी स्कूल लौटने का उसका उद्देश्य, उसका साथ देना था, लेकिन उसे खुद ही समझ लेने दो। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर लोग वाकई असहज महसूस कर रहे थे। झो यू ने पानी की बोतल नीचे रखी और धीरे से कहा, स्कूल अभी शुरू नहीं हुआ है। तुम्हारे पास मुझे काम पर लगाने का कोई कारण नहीं है। इसे श्रम का शोषण कहते हैं। हाँ, ली तुआन ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे महारानी राजकुमारी खुश हो जाए? तुम्हारा रवैया थोड़ा और ईमानदार होना चाहिए। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। चू वैन और वह चुपचाप एक दूसरे का सामना कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लाई तुआन ने कंप्यूटर मेज पर रख दिया, खड़ा हुआ और लोहे की कैबिनेट की ओर चला गया, नीचे झुका और एक बैग निकाला। चू वैन ने उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकाला। ली तुआन ने बैग उसके सामने रख दिया। बैग कागज से बना था, काफी बड़ा और काफी हाई क्लास लग रहा था। यह क्या है? ओवरटाइम वेतन। उसने फिर से शांति से कहा, देखो। चू वान ने बैग खोला, अंदर एक बहुत ही सुंदर लंबा बॉक्स था। जब उसने बॉक्स पर ब्रांड देखा तो उसे कुछ अस्पष्ट सा लगा कि यह क्या है। जब उसने बॉक्स खोला और अंदर मौजूद आइटम को देखा तो उसका अनुमान सच साबित हुआ। हालांकि चू वैन बाहर से शांत रही, लेकिन वह अंदर से हैरान थी। यह एक पोशाक थी। तुमने उसे वह पोशाक क्यों दी? आपने इसे कब खरीदा और कितने समय पहले? नहीं, चलो इस मामले को अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं।
ऐसा लगता है कि इस ब्रांड के फैशन उत्पाद बहुत महंगे हैं। चू वान ने अपना सिर उठाकर ली तुआन की ओर देखा, जो लोहे की कैबिनेट के सहारे झुकी हुई थी। बहुत शांत दिख रही थी। क्या यह पर्याप्त है? उसे क्या जवाब देना चाहिए? बस, अब यहाँ आकर काम करो। बॉस ली ने पहले ही खुद को विनम्र बना लिया था, इसलिए झो यून को सम्मानपूर्वक आज्ञा माननी पड़ी। उसने अपनी स्कर्ट उतार दी और गंभीरता से बैठ गई। ली जुन भी उसके पास आकर बैठ गई और दस्तावेज भेजने लगी। तुम मुझे क्यों दे रही हो? झो यून ने धीमी आवाज में पूछा। ली जुन ने कीबोर्ड पर टाइप करना जारी रखा, मंद मंद मुस्कुराते हुए। राजकुमारी की तरह दिखने के लिए तुम्हें स्कर्ट पहननी होगी। झो यून कांप उठी। उसे लगा जैसे उसके दिल में कुछ बेकाबू होकर संघर्ष कर रहा है। एक मास्टर, सच में एक मास्टर। मैंने इसे पहले ही तुम्हें भेज दिया है। तुम पहले कार्यक्रम देखो। अगर तुम्हें समझ में न आए तो मुझसे पूछ लेना। हाँ, चू वैन ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। शाम तक उसने कार्यक्रम देखना समाप्त नहीं किया। उसने ली तुआन से पूछा, मैंने इसे देखना समाप्त कर दिया है। अब तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? अभी नहीं। हो? अभी अभी तुमने मुझसे मदद मांगी थी। ली तुआन ने इत्मीनान से कहा, क्या तुम्हें कल ड्राइवर को बाहर नहीं ले जाना है? खंड 1 अध्याय 29। उस रात जब वे वांग युक्सुआन से अलग हुए, झो यून ने उसे एक नोटबुक दी। इसमें दिशा निर्देश और वह स्टोर है जिसकी मैंने सिफारिश की है। अगर कल आपको कोई समस्या आती है तो मुझे कॉल करें। वांग युक्सुआन ने कुछ शब्द बुदबुदाए। उसका चेहरा झुंझलाहट से भरा था। झो यून, उस बारे में? हाँ, मुझे वास्तव में कुछ करना है, नाराज मत हो। वांग युक्सुआन ने शांति से झो यून को देखा। उसे दोषी महसूस हुआ और उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। वह हंसा और बोला, चू ने जो भोजन आमंत्रित किया था उसकी कीमत 4 अंकों में थी। क्या तुम अब भी नाराज होने की हिम्मत करते हो? ओह, वांग युक्सुआन ने दर्द में होने का नाटक किया। अब तुम समझ गए हो कि परेशानी में होने का क्या मतलब होता है। झो यून ने अचानक अपना सिर उठाया। अगर मेरी माँ स्थिति के बारे में पूछने के लिए फोन करती है तो याद रखना कि इसे जाहिर न होने देना। इस तरह बहक मत जाना। झो यून ने वांग युक्सुआन के कंधे को थपथपाया। मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सहयोग करो, मैं तुम्हें अगली बार फिर से आमंत्रित करूंगा। फिर वह मुड़ा और स्कूल के प्रांगण में चला गया। वोंग वू हियन ने उस जगह को छुआ जहां उसने उसे थपथपाया था और फुसफुसाया, यह बहुत ज्यादा जबरदस्ती था। उसने नोटबुक खोली, जिसमें विस्तृत नोट्स थे जो दिखा रहे थे कि वह बहुत गंभीर थी। तभी उसे थोड़ा और सहज महसूस हुआ। चू वैन छात्रावास में लौट आई, फिर नहाने और अपने कपड़े बदलने चली गई। सब कुछ साफ करने के बाद मैं कुर्सी पर बैठ गई और कुछ बार घूमी। अंत में मेज पर रखे बक्से को देखने के लिए रुकी। ड्रेस बॉक्स की तुलना में लाइटर बॉक्स बहुत छोटा है। क्या मनोबल खोने की कोई संभावना है? शांत रात में चू वैन के विचार भटक गए। उसे यह कैसे दिया जाए? वह बहुत ज्यादा सहज नहीं होना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करना अपमानजनक लगेगा। लेकिन वह इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि इससे उसकी स्थिति कमजोर हो जाती। राजकुमारी को अवश्य ही कपड़े पहनने चाहिए। जैसा भारी माहौल बनाकर राजसी भावना को कैसे व्यक्त किया जाए? न जाने किस बात पर वे गुप्त रूप से लड़ रहे थे। बस इतनी सी बात पर चू वैन ने तब तक सोचा जब तक उसका दिमाग थक नहीं गया। अगले दिन वह अपनी पांडा आंखों को कार्यालय में ले आई। ली जुन ने परियोजना की आवश्यकताओं को पहले से विभाजित किया। योजना में झो यू को कार्य सौंपे और फिर उसे दे दिया। कुछ घंटों बाद ली जुन प्रगति की जांच करने के लिए आई। वेब आकार के साथ एक समस्या है।
आप किस बारे में सोच रहे हैं? झो यूं ने कहा, मैंने इसे अभी तक काटना समाप्त नहीं किया है। क्या आप लंबी छुट्टी से थक गए हैं? यह सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा विचलित हैं। चू वान ने लाई तुआन के हाथ की ओर देखा। उसके कंप्यूटर के बगल में एक और लाइटर था, इसलिए उसकी जेब में रखे लाइटर के पास कोई मौका नहीं था। लाई तुआन, इसे भूल जाओ। अगर तुम अच्छे मूड में नहीं हो तो ऐसा न करना ही बेहतर है। चलो पहले खाना खाते हैं। तुम कोई सीट चुन लो। आज बॉस लाई बहुत उदार थे। वह खड़े हुए और अपना कोट लिया। चू वान भी खड़े हो गए। जैसे ही वह खड़ी हुई, चू वैन को अचानक एक विचार आया। उसने जल्दी से ली तुआन की ओर देखा, फिर एक झटके में लाइटर को कंप्यूटर के पीछे छिपा दिया। क्रियाओं की श्रृंखला बेहद सहज थी। ली तुआन ने अपना कोट पहना और बिना ध्यान दिए मुड़ गया। चलो चलें। ठीक है, चू वट ने सहजता से सिर हिलाया। चलो चलें। वे स्कूल के काफी करीब चौराहे पर पहुंचे। अभी स्कूल खुलने का आधिकारिक समय नहीं हुआ था, इसलिए बहुत सी दुकानें अभी खुली नहीं थी। जब वह एक कॉस्मेटिक स्टोर के पास से गुजर रहा था, जिसके दरवाजे पूरी तरह से कांच के बने थे, तो ली तुआन अचानक रुक गया। चू वान ने उसे आईने में देखते हुए और अपने बालों को संवारते हुए देखा और मन ही मन उसके दिल में घुट गया। आपका हस्तमैथुन किस स्तर पर है? यहाँ आओ, बॉस ली ने कहा। चू वान ने अपना सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। ली तुआन, देखो। क्या देखो? यह दर्पण कपड़ों की दुकानों की तरह पतला दिखने वाला दर्पण नहीं है। नहीं, इसमें वह सुनहरी रोशनी है जो झिलमिलाती हुई दिखती है। इसमें देखने वाले हर व्यक्ति को यह सुंदर नहीं लगेगा। चमकदार रोशनी वाले शॉपिंग मॉल में टाइलों वाले फर्श पर सभी प्रकार की परावर्तित रोशनी लोगों के वास्तविक रूप को प्रकट करती है। उसका वर्तमान स्वरूप अभी भी परीक्षण में पास हो सकता है, तो उसका क्या होगा? आज आप कैसी लग रही हैं? चू वान चुपचाप अपने आप को देख रहा था। अरे, इतने दुबले पतले क्यों हो? यह सब उस लाइटर की वजह से है। झो यून ने बिना सोचे समझे सोचा। ली शुन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि वह दोष देख लेगा, इसलिए वह फिर भी जानबूझकर आगे बढ़ा। उसे स्थिर छवि न देखने देने की कोशिश कर रहा था। क्या यह थोड़ा लंबा है? ली शुन ने पूछा। क्या? ली शुन ने भौहें सिकोड़ते हुए अपने बालों को सहलाया। मैं अब काले बाल देख सकता हूँ। तभी झो यून ने देखा कि ली शुन के बाल थोड़े लंबे थे। उसने हाथ ऊपर उठाया और उसकी काली जड़ें दिखाई दी। लानत है, यह बहुत कष्टप्रद है। फिर आप अपने बालों को गोरा करने पर जोर क्यों देते हैं? ली तुआन ने धीरे से आह भरी और सौंदर्य प्रसाधन की दुकान को धक्का देकर खोल दिया। चू वैन साथ में अंदर गया और देखा कि ली तुआन परिचित तरीके से अलमारियों की एक पंक्ति में जा रहा था और हेयर डाई का एक डिब्बा ले रहा था। आयातित माल बॉक्स पर एक चीनी अनुवाद लेबल है। चू यू ने केवल अंतिम बड़े मुद्रित शब्दों को देखा। उसकी चौकी पर, आप एक दुकान का इलाज करते हैं। आप इतनी छोटी चीज के बारे में भी नहीं जानते हैं? क्या आप एक लड़की हैं? क्या लड़कियों को यह जानना है कि अपने बालों को कैसे डाई करें? चू वान वाकई जवाब देना चाहता था, लेकिन मिस्टर लाई के चेहरे पर भाव देखकर वह रुक गया। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए चू वान ने जानबूझकर एक महंगा जापानी रेस्तरां ढूंढ लिया, जबकि लाई तुआन ने शांति से जम्हाई ली और अंदर चला गया। खाने के दौरान चू वान अनजाने में अपने बालों को देखता रहा। क्या देख रहे हो? अपना खाना खाओ। सामने वाले लड़के ने सुशी का आधा हिस्सा खा लिया। भारी जिम्मेदारी के कारण झो यून को भूख नहीं लगी और उसने बढ़िया खाने की पूरी मेज बर्बाद कर दी।
रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए झो यून ने ली शुन की दिशा में देखा और पूछा, रेन डी के स्टूडियो में? हाँ। क्या रेन डी भी स्कूल लौट आया है? अभी तक नहीं। उफ। झो यून ने चारों ओर देखा। छुट्टियों के दौरान विश्वविद्यालय के इतने नजदीक स्थित स्थान पर सुनसान रहना कठिन है। उसे वह एहसास याद आ गया जब वह कल रात छात्रावास में थी। पूरा बड़ा स्कूल प्रांगण खामोश और खाली था, बहुत डरावना। स्टूडियो बिल्कुल खाली था। शायद बैंड के सदस्यों ने अपने वाद्य यंत्र रख दिए थे। केवल वे दोनों ही बचे थे। दक्षिण दिशा में एक पूरा लंबा दर्पण लगा हुआ था। जैसे ही ली तुआन कमरे में दाखिल हुआ, उसने एक कुर्सी ली और उसे दर्पण के सामने रख दिया। फिर उसने हेयर डाई का डिब्बा चू वैन की बाहों में थमा दिया। तुम इसका अध्ययन करो। चू वैन ने डिब्बा खोला और निर्देश निकाले। चरण काफी सरल थे। चू वान ने पढ़ना समाप्त करने के बाद उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। फिर मैं इसे रंग दूंगा। अगर मैं तुम्हें अंधा कर दूं, तो मुझे दोष मत देना। चू वैन ने प्लास्टिक के दस्ताने पहन लिए। आज का दिन काफी बादल वाला था। दोपहर हो चुकी थी और कमरे में पहले से ही अंधेरा था, लेकिन इतना भी नहीं कि लाइट जलाई जा सके। चू वान ने डाई की 2 ट्यूबों को कटोरे में डाला और उन्हें एक साथ मिला दिया। आसपास दवा का कटोरा रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए झोयू के पास मिश्रित दवा ली शुन को सौंपने और कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कृपया इसे मेरे लिए पकड़ो। ली शुन ने आलस्य से इसे ले लिया। यह आसान लग रहा था, लेकिन जब इसे करने की बात आई, तो यह काफी मुश्किल था। झो यून का यह पहला मौका था जब उसने किसी और के बाल रंगे थे, और उसका हुनर बहुत अच्छा नहीं था। उसे डर था कि हेयर डाई उसकी त्वचा के दूसरे हिस्सों पर लग जाएगी, इसलिए वह हमेशा डाई को अंदर लगाने में सावधानी बरतती थी। लेकिन क्योंकि वह बहुत सावधान थी, इसलिए लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। क्या तुम्हारा पेट अभी भी भरा नहीं है? चू वान ने अपनी आंखें उठाईं, ठीक उसी समय जब वह आईने में लाई तुआन की आंखों से मिली। उसके गीले बालों ने उसके चेहरे की विशेषताओं को और भी उभार दिया। झो यून ने जवाब दिया, मेरा पेट भर गया है। तुम्हारा पेट भर गया है और तुम्हारे पास बस इतनी सी ताकत है। झो यून खांसने लगा और ज्यादा जोर लगाया। पतले दस्तानों के माध्यम से लाई तुआन के सिर का तापमान और भावनाएं उसकी उंगलियों के माध्यम से सीधे उसके तंत्रिका केंद्र तक पहुंच गईं। शांत हवा, खुली जगह और ठंडी दीवारें उस एहसास को और भी स्पष्ट कर रही थी। मुझे एक सिगरेट लाओ, उसने धीरे से कहा। चू वान ने अपने दस्ताने उतारे और जैकेट की जेब से सिगरेट का डिब्बा निकाला। उसने सिगरेट निकाली। लाई तुआन ने अपना सिर नीचे किया, अपना मुंह थोड़ा खोला और सिगरेट ले ली। उसने उसके पीछे, उसकी गर्दन के ऊपर, उसके कंधे के ऊपर और उसके काले कॉलर तक देखा। एक रहस्यमयी काला। जैसे ही उसने सिगरेट उसके मुंह में डाली, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। आग। जहां दवा है, वहां आग अवश्य होगी। आग। माँ, मेरा मौका आ गया है। आखिरकार भगवान ने उस पर दया की। जो समस्या उसे सारी रात परेशान कर रही थी, उसका अब समाधान हो गया था। आग जलाओ, तुम किस बारे में सोच रही हो? उसने सिगरेट मुंह में दबा ली और धीरे से बोला। चू वैन ने अपनी भावनाओं को दबा लिया जो ज्वालामुखी की तरह फूट रही थी, लेकिन उसने केवल उदासीनता से उह कहा और अपनी जेब से लाइटर निकाला। एक पल के लिए उसकी आंखें स्तब्ध रह गईं। यह वास्तव में एक बहुत ही आकर्षक लाइटर है। बाहरी क्लासिक सोने का पैटर्न है, पूरा शरीर चमकदार, बेहद सुंदर है। उसके हाथ ने हल्के से हाथ फेरा, लौ जल्दी से भड़क उठी। सौभाग्य से
उसने कल रात पहले से ही तैयारी कर रखी थी। यह लाइटर सामान्य लाइटरों से अलग था। इसे जलाने के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है। उसने चुपचाप एक पल के लिए इसे देखा, फिर अपना सिर थोड़ा झुकाया, भौहें सिकोड़ी, आंखें सिकोड़ी और सिगरेट को लौ की ओर लाया, हल्का कश लिया। उसके बाल गीले थे, उसकी लंबी गर्दन धीमी गति की फिल्म की तरह थी। आग की रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी, एक आकर्षक आकर्षण बिखेर रही थी। सफेद धुएं का एक कश छोड़ते हुए उसने लाइटर को देखा। यह असली है। चू वैन का हाथ कांप उठा। उसके दिमाग में अनगिनत शब्द घूम रहे थे, लेकिन अंत में उसके पास और सोचने का समय नहीं था। बस लापरवाही से एक वाक्य बोला, अगर यह असली है तो इसे रख लो और इसका इस्तेमाल करो। हूँ? यह काफी अच्छा लग रहा है। ली तुआन ने अपना सिर झुका लिया, उसके कंधे हिल रहे थे। वह मुस्कुरा रहा है। इसमें इतना मजाकिया क्या है? पहले तो लाई तुआन धीरे से हंसा, फिर आवाज तेज हो गई, मानो वह इसे और अधिक नहीं रोक सकता था। उसने अपना सिर उठाया और जोर से हंसा। खाली कमरे में साफ हंसी गूंज रही थी, हर दिशा में गूंज रही थी, लोगों के दिलों पर चोट कर रही थी। चू वैन की त्वचा सिहर उठी। उसे लगा कि वह अब और नहीं टिक सकती। वह छिपने के लिए कोई छेद ढूंढना चाहती थी। जैसे ही चू वैन आत्मसमर्पण करने वाला था, लीक सुन ने आखिरकार हंसना बंद कर दिया। लेकिन अभी अभी की लंबी हंसी ने उसके चेहरे को लाल कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, इसे यहीं दे दो, इसे मेरे लिए रख लो। सफलता, चाहे आप इसे कैसे भी कहें, यह योजना सफल रही। चू वैन ने पलटकर लाइटर को अपनी जैकेट की जेब में डालने का इरादा किया। तभी, तुम कहाँ जा रहे हो? चू वैन ने पीछे मुड़कर देखा, कुर्सी की पीठ पर झुके हुए ली तुआन को देखा। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसके दांत सिगरेट को हल्के से काट रहे थे। उसने आंखें सिकोड़ ली और नीचे देखा। मैंने कहा था कि इसे यहाँ रखो। चू वैन ने अपना सिर नीचे किया, उसे अपना दाहिना पैर फैलाते हुए देखा। काली पतलून में दोनों जांघों पर जेबें हैं। भाग्य, भाग्य, मैंने अभी भी तुम्हें कम आंका है। विदाई भाषण देने वाले ली। उसके शांत भाव को देखकर वह हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वह चली गई और लाइटर को उसकी जेब में ठूंस दिया। वह बैठा था, उसकी पैंट टाइट थी, खासकर उसकी जांघों के आसपास। मुझे लगता है कि मेरी जेब में कुछ है। क्या यह बटुआ है या चाबियां? उसके पैर मजबूत हैं, यद्यपि उसका शरीर मजबूत नहीं है, फिर भी उसकी मांसपेशियां मजबूत और काफी लचीली हैं। यह ली शुन का शरीर है। बस इसके बारे में सोचते ही झो यून के पैर कमजोर पड़ने लगे। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ रख रही हो, लेकिन वास्तव में उसने अपना चेहरा छिपा लिया था। उसका चेहरा निश्चित रूप से लाल था, 100% पक्का। ली तुआन बहुत करीब आ गई, आसपास सिगरेट की गंध भर गई। बड़ी मुश्किल से उसने लाइटर जेब में डाला। झो यून खड़ी हो गई। पलक झपकते ही उनके चेहरे गलती से एक दूसरे से टकरा गए। उसके जलते चेहरे की तुलना में ली शुन का चेहरा रेशम के चमकीले टुकड़े की तरह ठंडा था। चू वैन की सारी हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन ली तुआन अभी भी मुस्कुरा रहा था। मैं पहले बाथरूम जा रहा हूँ। चू वैन ने शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की, बस कुछ बुदबुदाया और फिर मुड़कर चली गई। वह सीधे बाथरूम में गई, दरवाजा बंद किया और उस पर टिक गई। दोनों हाथ मुट्ठी में बंद हो गए, फिर और भी कसकर मुट्ठी में बंद हो गए। दिल चुपके से आसमान की ओर चीखने के लिए मुड़ गया। बस शांत रहो, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सौभाग्य से झो यू की मानसिक गुणवत्ता स्थिर थी। उसने अपने हाथ धोए और थोड़ी देर बाद सामान्य भाव के साथ बाहर आई।
लाइटर से बजने वाला संगीत बज उठा और उसके बाल सफलतापूर्वक रंग दिए गए। कार्यालय में वापस आकर झो यूं आखिरकार परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो गया। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया और दोनों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ दिनों बाद काओ जियान होंग भी स्कूल गया। गलती से ली जुन के नए लाइटर को देखकर वह उत्सुक हो गया। ओह माय, तुम्हें वह हैक कहाँ से मिला? मुझे इसे आजमाने दो। इसे भूल जाओ। वेलेडिक्टोरियन लाई ने लाइटर रख दिया। राजकुमारी का भाग जारी रखने के लिए समय का लाभ उठाओ। कक्षा शुरू होने से पहले तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, अभी बहुत काम करना है। खंड 1 अध्याय 30। अंततः स्कूल का दिन आ गया है। झो यून जैसे व्यक्ति के लिए जो आधे महीने पहले ही स्कूल लौट आया था और हर दिन देर रात तक काम करता था, स्कूल में प्रवेश करना कुछ खास नहीं था। शायद सेमेस्टर जारी रखना थोड़ा आसान होगा। कार कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था और प्रैक्टिकल क्लास की छुट्टी थी। क्लास के दौरान उसका सेल फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। यह बैंक से एक मैसेज था जिसमें बताया गया था कि उसके कार्ड का बैलेंस बढ़ गया है। बॉस ली वाकई बहुत अच्छे हैं, वे कभी भी अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं चुकाते। झो यू ने अपना सिर उठाया, वह पीछे बैठी, वह पूरी कक्षा देख सकती थी। इस अवधि में ली शुन अभी तक नहीं आया था और प्रोफेसर ने कक्षा शुरू होते ही उपस्थिति दर्ज करा दी थी। इसे उसका दुर्भाग्य माना गया। किसी ने भी ली शुन के लिए उपस्थिति दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी विशेषता बहुत ही उत्कृष्ट थी और स्कूल में हर कोई इसके बारे में जानता था। स्कूल के बाद कक्षा 2 के लिए भाषा सी के उप प्रमुख झो यू को खोजने आए। प्रोफेसर लिन ने आपको कार्यालय में बुलाया है। ओह, क्या बात है? स्कूल खुले अभी 3 दिन ही हुए हैं और अभी टीचर की क्लास का समय भी नहीं हुआ है। कोई अच्छी खबर जरूर होगी। कक्षा 2 के क्लास मॉनिटर ने याद किया। प्रोफेसर लिन की अभिव्यक्ति बहुत खुश थी। झो यून उलझन में अपना बैग लेकर शिक्षक लिन के कार्यालय में गया और दूर से उसने अपने शिक्षक की हांफती हुई आवाज सुनी। संक्षेप में, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? आप इतने अनुचित क्यों हैं? झो यून रुक गया। इसे बहुत खुशी माना जाता था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजा ठीक से बंद नहीं था, इसलिए उसने दरार से झांका। ओह, क्या यह आपका विदाई भाषण नहीं है? कमरे में सिर्फ प्रोफेसर लैम और ली तुआन थे। वह बहुत अधीर दिख रहा था, लेकिन प्रोफेसर के सम्मान में वह वहां से नहीं गया। वह सिर्फ मेज पर झुककर अपने बगल में रखे फूलदान को देख सकता था। चू वान ने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। कमरे में मौजूद 2 लोगों ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया। ली शुन को एक पल में होश आ गया। उसने अपनी लंबी बाह बढ़ाकर झो यून को अपनी ओर खींच लिया। उसके लाई तुआन ने प्रोफेसर लैम के सामने चू वैन को धक्का दिया। चू वैन अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पाना चाहती थी, लेकिन लाई तुआन के हाथ ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ रखा था, जिससे वह हिल नहीं पा रही थी। उसे जाने दो, कहाँ जाना है? मुझे पहले जाने दो। प्रोफेसर लैम भी बचाव में आए। जाने दो, मुझे ऐसे मत छुओ। ली तुआन ने जाने दिया। अब और रुकने का इरादा नहीं था, इसलिए वह उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया, लेकिन प्रोफेसर लैम ने जल्दी से पहले दरवाजा बंद कर दिया। मेरे लिए चुपचाप खड़े रहो। यातना के एक दौर के बाद चू वान को आखिरकार पता चला कि क्या हुआ था। कक्षा 2 का क्लास मॉनिटर सही था। यह सचमुच अच्छी खबर थी। लैम क्वान कंपनी के लिए पहले बनाए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने स्टूडेंट इनोवेशन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था, जिसमें देश भर के सभी विश्वविद्यालय शामिल थे। मैं हार मानता हूँ।
लाई टुआन के चेहरे पर परेशानी थी, उसके हाथ जेब में थे। चू वान ने उसकी हरकत देखी और जान गया कि वह सिगरेट निकालना चाहता है, इसलिए उसने उसे लात मार दी। ली शुन ने उसे घूर कर देखा। तुम प्रोफेसर के कार्यालय में खड़ी हो, बहुत ज्यादा नासमझ मत बनो। ऐसा लगा कि ली शुन ने झो यून का इशारा समझ लिया था, इसलिए उसने अपना हाथ खींच लिया। सिर्फ समारोह में शामिल होने के लिए, इसमें तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लगेगा। टीचर लैम ने फिर भी ली तुआन को सलाह दी। ली तुआन ने चू वैन की ओर अपनी ठोड़ी उठाई, उसे जाने दो। तुम दोनों को जाना होगा, और काओ किएन होंग को भी। हम तीनों एक समूह बनाएंगे। चू वैन हैरान रह गया, समूह क्यों बनाएं? ली तुआन मुड़ने ही वाले थे कि प्रोफेसर लैम ने उन्हें रोक लिया। समारोह में भाग लेने से हमें देश भर के कई उत्कृष्ट छात्रों से मिलने का अवसर मिलेगा। उनके साथ आदान प्रदान और बातचीत करना बहुत फायदेमंद है। हम मध्य वर्ष सूचना सुरक्षा छात्र प्रतियोगिता की तैयारी भी कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन आप नहीं जानते कि इसे कैसे संजोया जाए। प्रतियोगिता? कौन सी प्रतियोगिता? कोई उसे समझाए। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। श्री ली ने कोई चेहरा नहीं दिखाया। प्रोफेसर लिन ने घूर कर देखा और फिर गुस्से से अपना सिर घुमाया और झो यून से कहा, क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो कहा वह ठीक है? क्या आपको लगता है कि हमारा समूह निश्चित रूप से जीतेगा? झो यून, नहीं। ली शुन, यह सही है। प्रोफेसर लिन इतने गुस्से में थे कि उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर चिल्लाए, ली शुन, तुम जैसे बदमाश, इतने घमंडी मत बनो। झो यून ने शिक्षक को दिलासा देने के लिए जल्दी से एक कप चाय लाकर दी। प्रोफेसर, गुस्सा मत हो, चलो धीरे धीरे बात करते हैं। प्रोफेसर लिन ने चाय का कप उठाया और उसे पूरा पी लिया। ली शुन ने शिक्षक के सिर को पीछे की ओर झुकाने का फायदा उठाया और लंबे कदमों से कार्यालय से बाहर भाग गया। जाने से पहले उसने अपनी आंखों से चू वैन को इशारा किया, तुम इससे निपटो। शिक्षक लैम ने चाय का प्याला नीचे रख दिया और उसे कहीं भी लाई तुआन नहीं दिखा। उसका रक्तचाप अचानक फिर से बढ़ गया। मैं बहुत गुस्से में हूँ, उन्होंने झो यू को घूरते हुए कहा। मैं कई अच्छे छात्रों से मिला हूँ, लेकिन यह पहली बार है जब मैं समय की शुरुआत से उसके जैसे किसी व्यक्ति से मिला हूँ। झो यू उसके बगल में खड़ा था और सहमति में सिर हिलाया। यह भी पहली बार है जब मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिला हूँ। कितना घृणित! शिक्षक लिन ने आह भरी और बैठ गए। इतना अच्छा अवसर! झो यू ने आगे नहीं कहा। शिक्षक शांत हो गए और कहा, हम पहले प्रतियोगिता को अलग रख सकते हैं, लेकिन हमें समारोह में उपस्थित होना चाहिए। हमने उस सॉफ्टवेयर के साथ बहुत अच्छा काम किया। कई क्लिनिक सलाह के लिए स्कूल आए हैं। हमारे और उस खाद्य कंपनी के बीच क्या विशिष्ट अनुबंध है? क्या इसमें इस सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने का उल्लेख है? मैं आपको आज रात अनुबंध भेजूंगा, आप हमारे लिए देख सकते हैं। झो यू ने यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। यह सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा टुकड़ा था। इसका इतना स्वागत क्यों किया गया? इतना आत्मसंतुष्ट मत बनो। प्रोफेसर लैम ने तुरंत ठंडा पानी डाला। चू वान, तुम्हें उस बदमाश से कुछ नहीं सीखना चाहिए। वह घमंडी और आवेगशील है, उसे किसी की परवाह नहीं है। हाँ, शिक्षक ने फिर से भौहें सिकोड़ी, गुस्से से बुदबुदाया। उसके स्वभाव के कारण जल्दी या बाद में उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। चू वान ने कार्यालय का दरवाजा खोला, सीधे ली तुआन के पास गया और अपने कंप्यूटर पर एक कागज चिपका दिया, जिस पर तय कार्यक्रम लिखा हुआ था। कागज ने केवल कंपाइलर को ढक दिया, लेकिन उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह कीबोर्ड या स्क्रीन को देखे बिना शांतिपूर्वक टाइप करता रहा। न केवल आप इसे टाइप कर सकते हैं,
बल्कि आप उस स्थिति में प्रोग्राम को फिर से जांचने के लिए एक ब्रेक भी बना सकते हैं। एक एक ब्रेक पॉइंट है जो उपयोगकर्ता को यह तय करने की अनुमति देता है कि आगे क्या करना है। परीक्षण चलाते समय कोड और चर के मूल्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है। क्या आप संत हैं? चू वैन ने हार मान ली, स्टिकर हटा दिया और उसके पास बैठ गया। यह सिर्फ एक छोटा सा समारोह है, जाकर पुरस्कार ले लो। प्रोफेसर लैम ने मदद करने की बहुत कोशिश की है, इससे पहले कि ली शुन खंडन कर पाता। उसने फिर से जोर दिया, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। ली शुन ने अपनी आंखें रगड़ी। जाहिर है कि वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। झो यू ने उसे लुभाने के लिए दूसरी शर्तें ढूंढने की कोशिश की। इसमें बोनस भी है। ली शुन ने जम्हाई ली, यह तुम्हारे दांत भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। मच्छर का मांस तो मांस ही है। चू वान ने काओ जियान हांग की ओर आंख मारी। काओ जियान हांग ने आगे कहा, यह सही है, हमारा प्रोजेक्ट बस पूरा होने वाला है और अभी कोई अन्य प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए इसे हमारे समूह के लिए यात्रा पर जाने का लाभ समझें। चू वान ने अपने जीवन में कभी किसी को इतनी गंभीरता से सलाह नहीं दी थी। आगे बढ़ो, प्रोफेसर लैम नाराज हैं। ली शुन ने उदासीनता से चू वान की ओर देखा। चू वान ने चुपचाप उसकी ओर देखा। क्या तुम उसे थोड़ा सम्मान दे सकते हो? प्रोफेसर लैम ने तुम्हारी कितनी ही बार मदद की है। बहुत देर तक एक दूसरे को देखने के बाद मिस्टर लाई ने आखिरकार चू वैन को इशारा किया। उसने नोट उसे थमा दिया। ली शुन ने आंखें मूंद ली। झो यून और गाओ जियानहोंग ने सावधानी से उसके निर्णय का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद शीर्ष छात्र ली ने अपनी आंखें उठाईं और बेरुखी से पूछा, राजधानी में अभी मौसम कैसा है? हालांकि वह खुश नहीं था, फिर भी ली शुन ने बहुत ही उदासीन अवस्था में समारोह में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की। यात्रा कार्यक्रम की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, इसलिए सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी झो यून के सिर पर आ गई। उसने पहले दूसरों से संपर्क किया। इस बार समारोह में स्कूल के 8 छात्र शामिल हुए थे। उनमें से 3 को छोड़कर 5 सीनियर और एक होमरूम शिक्षक नाममात्र के प्रोफेसर के रूप में टीम का नेतृत्व कर रहे थे। कक्षा कार्यक्रम को मिस न करने के लिए उन्होंने पुरस्कार समारोह की सुबह जल्दी उड़ान भरने का फैसला किया। झो यूं और गाओ जियानहोंग एक ही पंक्ति में बैठे थे, उनके पीछे बैठे थे। या तो वह खिड़की से बाहर नहीं था। आपकी वह चाहते थे कि हमारे 3 समूह भाग लें? ओह! झो यूं हिचकिचाहट। ली शुन को इस समारोह में भाग लेने के लिए राजी करना पहले से ही मुश्किल था। मुझे लगता है कि उसे उस प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं है। काओ जियानहोंग मुस्कुराया। यह सही है। झो यून ने उसके हाव भाव को देखा और कहा, क्या तुम भाग लेना चाहते हो? मेरा इरादा है। और आपका? To be honest, Zhu Yu didn't have any plans. Her personality was quite passive. If she didn't have a strong desire and reason, she wouldn't actively participate in competitions like this. It's beneficial for us. Gao Jianhong said, if we win, it will be easier to go abroad or go straight to masters in the future. Going abroad. Going straight to masters. Zhu Yu fiddled with the seat belt on her seat, a little absent-minded. It wasn't even 8 o'clock when the plane landed at the capital's airport. The ceremony started at 1 o'clock in the afternoon at a university in the city center. The guest house arranged by the organizing committee was also in that university. When they arrived at the guest house, the professor led the team to assign rooms to everyone and said, go to your rooms and rest, gather at the entrance of the hall at 12:30. Zhu Yu was assigned to a room with a senior. After entering the room, she turned on the air conditioner and started researching her project. It seems like you won first place, right? Senior ने पूछा. झो यून. हाँ, उसने फिर कहा.
यह बहुत अच्छा है कि आपने अपने पहले वर्ष में पुरस्कार जीता, झो यून, क्योंकि टीम लीडर एक सुपर विशेषज्ञ है। सीनियर ने बस उसे देखा और कुछ और नहीं कहा। झो यून ने खिड़की के बाहर स्कूल के मैदान में घूम रहे छात्रों के समूह को देखा। उसके विचार भटकने लगे। ली शुन अभी क्या कर रहा था? वह शायद झपकी ले रहा था। 12 बजे के बाद झो यून और सीनियर एक साथ कमरे से बाहर निकले और हॉल में चले गए। समारोह का पैमाना काफी बड़ा था और रास्ते में मार्गदर्शक थे। हॉल प्रशासनिक भवन का मुख्य व्याख्यान कक्ष था। दरवाजों पर प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए बैनर लगे हुए थे। अभी शुरू होने का समय नहीं था। हॉल तैयारी के अंतिम चरण में था और दरवाजा लोगों से भरा हुआ था। उनमें से अधिकांश इस क्षेत्र के छात्र थे। झो यून, गांव जियानहोंग ने भीड़ में से उसका नाम पुकारा। झो यून उसके पास गया, लेकिन वह चमकीले पीले बाल नहीं देख सका। वह कहाँ है? जब मैं चला गया तो वह अभी अभी उठा था और उसने कहा कि वह जल्द ही यहाँ आएगा। प्रोफेसर ने टीम का नेतृत्व किया और झो यून से कहा, हम पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले समूह हैं, इसलिए जब हम अंदर जाए तो पहली कुछ पंक्तियों में बैठें, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाए। बहुत देर तक बात करने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ, ओह, ली शुन कहाँ है? मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। चू वैन ने उसे यह बताने की हिम्मत नहीं की कि उसने अभी अभी उसे 5 या 6 बार फोन किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। टीम का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उसे जल्दी आने को कहो। तुम दोनों में से एक पहले अंदर जाओ। हॉल के सामने लोगों की भीड़ खड़ी थी। एक प्रोफेसर कुर्सी पर खड़े होकर नाम पुकार रहे थे। झो यून ने गांव जियानहोंग से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर पहले उपस्थिति लूंगा। ठीक है। भीड़ भरे दरवाजे के सामने यह बिल्कुल एक खेल समारोह में उपस्थिति जैसा था। झो यून चली गई और उसने प्रोफेसर को समूहों और स्कूलों के नाम पढ़ते हुए सुना। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और अंत में उनकी बारी आई। प्रोफेसर ने तब तक चिल्लाया जब तक उनकी आवाज कर्कश नहीं हो गई। फार्माकोलॉजी और स्वास्थ्य मार्गदर्शन के कार्य को विकसित करने के लिए परियोजना समूह। झो यून का सिर तनाव में आ गया। यह नाम किसने बदला? क्या यह स्वास्थ्य सुरक्षा उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है? चू वान अचानक जाग गया और आगे बढ़ने की कोशिश की। लाई तुआन, क्या आप यहाँ हैं? उसने भीड़ में अपना हाथ ऊपर उठाने की कोशिश की। प्रोफेसर का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। मैं यहाँ आओ, एक और जोर से जवाब आया। चू वैन रुक गया। यह दृश्य थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। उसने अपना सिर घुमाया, फिर अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। युवा मास्टर लाई ने अपनी झपकी पूरी की और स्नान किया। उसके सुनहरे बाल अस्त व्यस्त थे। उसने पश्चिमी सूट पहन लिया। उसकी जैकेट ढीली थी, अंदर एक साफ शर्ट थी। ऊपर देखते हुए दोपहर के सूरज के बीच में वह अभी भी चश्मा पहने हुए था। जिस तरह से उसने कपड़े पहने थे वह बेहद आरामदायक था। उसने वास्तव में इस यात्रा को एक यात्रा के रूप में माना। झो यून ने उसे देखा। उसका दिल संघर्ष से भर गया। वह गर्व से अपनी छाती फुलाना चाहता था, लेकिन शर्म से अपना सिर भी झुकाना चाहता था। जब हर कोई उस चमकदार दिखावटीपन से आकर्षित हो रहा था, तो किसी ने झो यून के कंधे पर थपथपाया। उसने अपना सिर घुमाया। जब उसने अपने पीछे पुरुष छात्र को देखा, तो उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक जम गई। यह वास्तव में आप हैं। मुझे लगा कि मैं कुछ देख रहा हूँ। बहुत समय हो गया है, झो यून। वास्तव में बहुत समय हो गया है। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? टीचर लियू, आप कैसे हैं? मैंने आपको ग्रेजुएशन के बाद से नहीं देखा है।
और मैं आपसे मिलने का मौका ढूंढने की योजना बना रहा था। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप मुझे नहीं पहचानते? बेशक मैं पहचानता हूँ। मैं तुम्हें कैसे न पहचान पाऊँ? तुम राख भी हो जाओ तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। मेरे गले का हार गर्म होता जा रहा था। क्रॉस पेंडेंट जिसे वह अक्सर भूल जाती थी, अब 1000 पाउंड जितना भारी लग रहा था। चू वान, वह आखिरकार मुस्कुराई, आगे बढ़ी और अपने सामने खड़े पुरुष छात्र से हाथ मिलाया। बहुत दिनों से नहीं मिले, फोंग ची तिन्हा।